वेलकम टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 63वीं बिहार पीएससी एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम जो 2017-18 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत पर का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटते थे। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके और मृद भांड तथा लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल राजा सुष्टपाल के राज्य में अथवा 468 ईसा पूर्व में मोक्ष की प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहते हैं। यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि उसने कुछ भ्रामक विवरण भी दिया, जैसे मौर्य समाज का 7 वर्गों तथा जातियों में विभाजन, दास प्रथा का अभाव तथा अकाल न पड़ने का कारण आदि। इसके अतिरिक्त वह एक अन्य हास्यास्पद जानकारी भी देता है कि भारत में लेखन कला का अभाव था। मेगास्थनीज की इंडिका हालांकि मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण परिवर्तित यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के लेखों में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। मौर्य युगीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। 15 अधिकरणों, भाग 180 प्रकरण, उपभाग और 6000 श्लोकों में रचित अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों, विदेश नीतियों तथा शासन कला के सिद्धांतों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें राज्य को 7 तत्वों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र से निर्मित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेखों में इस प्रकार वर्णित किया। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान, शुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके ग्रंथ इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि उसने कुछ भ्रामक विवरण भी दिया, जैसे
मौर्य समाज का 7 वर्गों तथा जातियों में विभाजन, दास का प्रथा का अभाव तथा अकाल न पड़ने का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान 399-414 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फाहान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासन के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्तकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला फाहान पहला विदेशी यात्री था। उसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया तथा उसने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा भी की है। पाटलिपुत्र में उसने अशोक का राजमहल देखा था तथा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। क्वेश्चन नंबर 9, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। चोल राजवंश की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय ने की थी, जो मूलतः पल्लवों को अधीन उदयपुर प्रदेश का शासक था। आरंभिक समय में पल्लवों को परास्त करने के उपरांत चोलों को राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा। चोल राजाओं के समय में तमिल भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहने वाले कवि कंबन का काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। व्यापारिक सर्वोच्चता के साथ ही साथ चोलों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थानीय शासन के क्षेत्र में रहे। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार गोपुरम कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांड्यों का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में नवीनतम प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। पांडवों के काल में शिल्प कौशल को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, मध्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्य कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु एक गोपुरम ही है। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन। गैस्विन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गैसुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय देवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया। उसी शासन व्यवस्था को लौ एवं रक्त की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के त्साई लुन नामक व्यक्ति को है जिसने ईसा की प्रारंभिक वर्षों में आविष्कार किया। भारत में ईसा की 11वीं सदी तक कागज का व्यापक उपयोग नहीं हुआ था। कागज का प्राचीनतम उल्लेख धार नगरी के राजा भोज का है। भारत में उपलब्ध कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन संस्कृत पुस्तक पंचरत्न है। नेपाल से प्राप्त 1105 ईस्वी की यह हस्तलिपि वर्तमान में कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है। भारत में विशेषकर पश्चिम भारत में कागज निर्माण की जानकारी अरबों के जरिए पहुंची। ईसा की 8वीं सदी से ईरान का खुरासानी कागज भारत में पहुंचा और कई सदियों तक आयात किया जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश के दरबार में हुआ? अकबर के। भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में हुआ। मीर सैयद अली शिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद हुमायूं के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी सेवाएं अकबर ने भी प्राप्त की। अकबर कालीन चित्रकला के 2 मुख्य प्रतिपाद्य विषय थे, दरबारी चित्र और छवि चित्रण।
अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल शैली पर पड़ा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे। इससे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में लंदन के व्यापारियों ने की थी। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था 1556 से 1605 तक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया था, जबकि सिंध, अवध, सतारा का विलय अलग अलग काल में अलग अलग गवर्नर जनरलों द्वारा किया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में किया, जबकि सतारा का विलय 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकता सिद्धांत के तहत किया गया। अवध का विलय 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1849 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। 1929 में स्वामी जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? उपयुक्त में कोई नहीं। 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिससे अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 20, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828-33 में शासन था। 1828-1833 रहा था भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती का प्रथा उन्मूलन कानून लाकर सती प्रथा को कानून अवैध घोषित कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है और केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज से जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। मोपला या तो खेती करते थे या छोटा मोटा व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 22, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर ही पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 23, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये होगा, इसमें कोई नहीं, लेकिन
देखते हैं किसने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई के 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम के प्रयासों से हुई। इसके पहले अध्यक्ष जमशेदजी जीजी भाई बनाए गए। लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 24, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 25, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन के भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की किसान जनता त्रस्त थी। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया। किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की। सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में एक आयोग नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियायतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी के लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। क्वेश्चन नंबर 27, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 19 विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। 1874 ईस्वी में असम बंगाल से अलग हो गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। यद्यपि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का आदेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गई। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नल वायली की हत्या के रूप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए हैं। गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? उपरोक्त में कोई भी नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में उदारवादी मुस्लिम लीग, तो यहाँ प्रथम आंसर होगा। हिंदू महासभा, दलित वर्ग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कांग्रेस द्वारा बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बेबेल। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। 24 मार्च 1946 को यह विशिष्ट मंडल दिल्ली पहुंचा, जिससे 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन में रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 33, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली।
नाउ और नेवर पैम्पलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा। इसी पैम्पलेट में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया। यह एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुआ। जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा है, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कोको प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 38, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG। क्वेश्चन नंबर 39, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। इनका विस्तार समस्त भूपटल पर लगभग 33% है, किंतु इन पर मात्र 0.9% मानव जनसंख्या का वास है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। केरल राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सूरजमुखी और सुपारी के उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। ये हल्के भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में परिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। भारत में जलोढ़ मिट्टियां विशाल मैदानों, नर्मदा, तापी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटाश व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 43, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक पर। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 22%। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह तेज गति के साथ विकास की ओर अग्रसर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल संस्थापित क्षमता 407.7 गीगावाट पर पहुंच गई, जिसके उत्पादन मिश्रण में तापीय 57.9%, पनबिजली 11.5%, अक्षय ऊर्जा 29% और न्यूक्लियर ऊर्जा 1.7% है। योगदान आयोग की उत्तर कुंजी में इस प्रकार का माना गया। क्वेश्चन नंबर 45, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1828 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लौस्टर में लगाई गई थी। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्र का केंद्र है। तमिलनाडु में देश का 42.2% कारखाना निर्मित सूती धागे का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर बृहत्तम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय भेल किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन। ताम्र खनन अयस्क भंडार में शीर्ष 3 राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश है। ताम्र अयस्क के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड में है। उल्लेखनीय है कि तांबे के लिए विश्व विख्यात खान क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? दीव। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 में सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जल मार्ग एक हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। भारी वस्तुओं के परिवहन में जल मार्ग सबसे सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जल मार्ग इस प्रकार: राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया ध्रुवी ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग, मिशिगन आदि प्रदेश को जंग का कटोरा रस्ट बॉल नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि लौह उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है जिसका महत्व अब घट गया, इसलिए क्षेत्र को अब अमेरिका के लिए रस्ट बॉल की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सैंटोस। सैंटोस बंदरगाह ब्राजील राज्य के सैंटोस शहर में स्थित है। 2006 तक यह लैटिन अमेरिका में सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह था। सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है। सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 52, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मानव विज्ञान शास्त्रियों का विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव टर्शियरी काल से प्लायोसीन युग में हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास के अधिकांश काल में मानव शिकारी एवं संग्रहकर्ता की भूमिका में रहा। इस भूमिका ने मानव की संख्या को सीमित रखा। कृषि युग के परिणाम से मानव संख्या में बढ़ोतरी होने लगी क्योंकि कृषि कार्य द्वारा मानव की खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हुई। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या 3 लाख के करीब थी, जो वर्ष 180 में विश्व की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी। वर्तमान में 29 जून 2015 को जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन में स्पेक्ट्रम रिवीजन 2015 के अनुसार जुलाई 2015 में विश्व की मूल जनसंख्या 7.3 अरब हो गई है। 2019 की वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 7.7 अरब हो गई है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921। वर्ष 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1901 से 1921 तक की अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी, दुर्भिक्ष एवं खाद्य पदार्थों का अभाव उत्तरदायी था। 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारणों पर नियंत्रण परिणाम हो गया था। इससे देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। प्रोफेसर के.सी. बेहरकर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग ने 20 अगस्त 1919 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रथा प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 56, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।
कोई विधेयक, धन विधेयक या नहीं, इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों के संबंध में प्रावधान है। 110। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। उल्लेखनीय है कि विकल्प में दिए गए पदों में महान्यायवादी का पद वरीयता क्रम में सर्वोच्च है, परंतु यह नागरिक सेवा अधिकारी नहीं होता। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विशेष विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 ख में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता संबंधी उम्र का प्रावधान है। इसके अनुसार उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अतः संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन आते हैं। इसके लिए संविधान में 11वीं एवं 12वीं की अनुसूचियों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 का पर्यात्मक विषय वस्तु है तथा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय वस्तु समाहित है। इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, जन सुविधाएं जिनसे मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बम स्टैंड तथा जन सुविधाएं सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 65, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज सूची में। पंचायती राज प्रणाली को राज सूची में स्थान दिया गया है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। क्वेश्चन नंबर 66, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? सभी राज्य, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में 2020 तक आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पहले से ही
50% आरक्षण लागू है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? सक्षमता उपागम। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध सक्षमता उपागम से। अमर्त्य सेन ने अपने अर्थशास्त्रीय विवेचना के दौरान उन्होंने समाज के निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को समझने व गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने समाज में आय वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता सूचकांक विकसित व अन्य कल्याण संकेतकों को परिभाषित किया। अमर्त्य सेन के अनुसार कल्याण की स्थिति तक पहुँचने के लिए क्षमता महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्व हमेशा उन गतिविधियों का होता है जिनके लिए क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। साधन लागत पर किसी देश के नागरिकों द्वारा एक दिए हुए वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से अर्जित विशुद्ध आय, जिसमें विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तथा भारत में विदेशियों की आय को घटा दिया जाता है, को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा मापा जाता है: उत्पादन विधि, आय गणना विधि, व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी भी यहाँ इसके लिए विश्वसनीय एवं पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है और कई क्षेत्रों जैसे असंगठित क्षेत्र में अर्जित होने वाली आय की सूचना ही उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त दोहरी गणना, स्व उपभोग एवं वस्तु विनिमय प्रणाली, कीमत स्तर में परिवर्तन इत्यादि कारण भी राष्ट्रीय आय गणना में कठिनाई महसूस होती है। जबकि बेरोजगारी और अल्प रोजगार, पूंजी का अभाव, मुद्रास्फीति, बचत निम्न दर, औसत तथा भारत का ऊंचा जीवन स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 69, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह 1 जनवरी 1915 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा अस्तित्व में आया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 2011-12। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम, जबकि गोवा प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है, नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड ने जो ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है, ग्रामीण साख के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करना तथा स्वयं सहायता समूह को बैंकों के साथ जोड़ना प्रमुख रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग सूद केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42%। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। वित्त आयोग उन नीतियों पर सिफारिश देता है जिनके आधार पर राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग को अप्रैल 2015 से 2020 तक केंद्र और राज्यों के बीच कर के बंटवारे पर सुझाव देना था। इसने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि की सिफारिश की थी। अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़कर 42% हो गए। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? उस टाइम उर्जित पटेल थे, अभी शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर 77, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में।
गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना वर्ष 2009 में पटना में बच्चों की बचत की आदत को विकसित करने के लिए किया गया है। इस बैंक की स्थापना शिक्षा विभाग के अंतर्गत किलकारी बाल भवन के द्वारा की गई थी। किलकारी बाल भवन में बच्चों को थिएटर, संगीत, पाक कला, डांस जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाता है। इस भवन में 8 से लेकर 16 की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा पर काम किया जाता है। गुल्लक बच्चा बैंक इस संस्था की ऐसी ही एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सेवा क्षेत्र में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है और देश में आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह सेवा क्षेत्र में उच्चतम है। हाल के महीनों में सरकार द्वारा अनेक सेक्टरों यथा रक्षा, निर्माण क्षेत्र के विकास, बीमा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति, पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, ट्रेडिंग इत्यादि में एफडीआई संबंधी नीतिगत सुधार लागू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम में उत्पन्न विचार है। इसमें किसी भी देश के भीतर होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को वैश्वीकरण में शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रवाह है इत्यादि को वैश्वीकरण में सम्मिलित किया जाता है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश किसी देश विशेष का होने के कारण यह वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 2005। भारत में अर्थशोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना है। यह अवैध रूप से अर्जित काले धन को छुपाने की एक क्रिया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया 1 जुलाई 2005 में लागू हुआ। इस अधिनियम को वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधित किया गया है। क्वेश्चन में कहा शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रिम्स व्यापार संबंधी निवेश, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 82, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग दाब विद्युत प्रभाव के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में किसी भी समय, स्थान और स्थिति में स्थिरता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्वार्ट्ज घड़ियां यांत्रिक घड़ियों की अपेक्षा ज्यादा सटीक समय का गणना करती है। रासायनिक रूप से क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइड नामक एक यौगिक है। रेत का मुख्य घटक है जो पृथ्वी की सतह पर प्रचुरता में पाया जाता है। हालांकि निर्माताओं द्वारा प्रकृति के बजाय सिंथेटिक या मानव निर्मित क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनके पास अधिक सुसंगत गुण होते हैं। घड़ी वह यंत्र है जो संपूर्ण स्वचालित प्रणाली द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करती है। सॉरी। घड़ियां कई सिद्धांतों से बनाई जाती है, जैसे धूप घड़ी, यांत्रिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। अधिकतर घड़ियों में नियमित रूप से आवर्तक क्रियाएं उत्पन्न करने की स्वयं स्वचालित व्यवस्था होती है, जैसे लोलक का दोलन, सर्पिल का मानियत संतुलन चक्रों, बैलेंस व्हील्स का दोलन, दाब विद्युत क्रिस्टलों का दोलन। क्वेश्चन नंबर 83, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 84, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशिक हिस्सा कहलाता है? न्यूक्लियस। हर परमाणु का नाभिक केंद्र न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यूक्लियस नाभिक में प्रोटॉनों के पाए जाने के कारण यह धनात्मक होता है, अतः विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन यह गहरे लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य है। यह आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का तत्व है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो समान ताप पर केवल द्रव अवस्था में रहती है। इसका संकेत Br परमाणु 35 परमाणु भार 79.904 है।
क्वेश्चन नंबर 86 वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 87 गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। लोहे पर जिंक जस्ता की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऐसा लोहा गैल्वेनीकृत लोहा कहलाता है। इस प्रकार लोहे में जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 88 कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिनमें साबुन के समान ही सफाई का गुण विद्यमान होता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते। डिटर्जेंट मुख्य रूप से मोनोएलिकल सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं या दीर्घ श्रृंखला वाले एल्कल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट अपमार्जकों में सोडियम सल्फेट चूर्ण को क्षारीयता बनाए रखने के लिए व सोडियम सिलिकेट से उसे शुष्क बनाए रखने हेतु मिलाया जाता है। डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल के साथ समान रूप से अधिकतम झाग देते हैं, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई भी अभिलेय लवण नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 89 वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ये उपयोग में कोई नहीं होगा। गंधक लोहा मैग्नीशियम जस्ता नहीं है, कोई नहीं है। तो पसीना या स्वेद स्तनधारियों की त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ जिसमें पानी मुख्य रूप से शामिल है और साथ ही विभिन्न क्लोराइड तथा यूरिया की थोड़ी सी मात्रा होती है। क्लोराइड भी होता है, यूरिया भी होता है थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जस्ता तांबा लोहा क्रोमियम निकेल तथा लेड इत्यादि की भी निम्न थोड़ा सा ही मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है ACSO4 5H2O। इससे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होते हैं, जैसे पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक। क्वेश्चन नंबर 91 एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और उसके पश्चात गैसीय अवस्था में, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे भाप में बदल जाते हैं और भाप को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। वह इस प्रकार की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कपूर नेपथलीन अमोनियम क्लोराइड एंथ्रासीन। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है प्लेटिनम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ध्यानायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। उपरोक्त धातुओं में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। प्लेटिनम का उपयोग आभूषणों प्रयोगशाला उपकरणों इलेक्ट्रोडों वैद्युत संपर्कों मिश्र धातु एवं हाइड्रोजनीकरण ओसवाल्ट विधि में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है। स्टेनलेस स्टील में 15-20% क्रोमियम 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। यह वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कलुषित खराब नहीं होती। क्रोमियम के मिलाए जाने के कारण यह साधारण इस्पात की अपेक्षा अधिक ताप भी सहन कर सकते हैं। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है। प्रतिरोधी शक्ति की वृद्धि के लिए इसमें निकेल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो एल्कीन कहलाता है। यह एक असंतृप्त रासायनिक यौगिक है। इसका समान शुद्ध CnH2n होता है। CnH2n होता है। एल्कीन में कार्बन व हाइड्रोजन एकल बंध से बंधित होते हैं। इसका समान शुद्ध CnH2n+2 है, जबकि एल्काइन वह असंतृप्त हाइड्रोजन है जो एक या एक से अधिक त्रिबंध कहते हैं। इसका समान शुद्ध CnH2n-2 है। क्वेश्चन नंबर 95 सिरके का रासायनिक नाम क्या है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है CH3COOH है। कार्बनिक अम्लों में प्रमुख अम्ल है। सिरके का स्वाद खट्टा एसिटिक अम्ल के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 96 कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 57 में सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर भी कहते हैं। इसमें मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट घुला होता है। सोडा वाटर बोतलों में विशेष ताप की स्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, आलू, शकरकंद, चुकंदर, गन्ना, शलजम, केला, दूध इत्यादि है। आयोग के द्वारा विकल्प चावल को सही माना गया है। भोजन के प्रमुख अवयवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 99 मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय है मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? आंसर बी कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना एक कॉमन अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन को नियंत्रित करता है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आंतों से अवशोषित होकर यह ग्लूकोज के रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मारने में सहायक है या उसके विकास को रोकता है। एंटीबायोटिक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। पेनिसिलियम सल्फोनामाइड, क्विनोलोन्स और ऑक्सीजोलाइडिनोन्स इत्यादि कृत्रिम एंटीबायोटिक है जिनका उपयोग औषधीय रसायन विज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह एक कैल्शियम कार्बोनेट है। टूटी हुई हड्डियों की डी है जिप्सम टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह निर्जलीय जिप्सम है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4 को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जलाशय का जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। इसे जमने का कठोर होने में बहुत कम समय लगता है। यह सूखते समय क्रैक नहीं करता जिससे इसे मोल्ड कास्टिक के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम बना दिया जाता है। यह आमतौर पर मूर्ति बनाने, टूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए, सजावटी प्लास्टर वर्क में, घरों में छत और कोनों में इत्यादि कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GS-86 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? डी GSLV-S8। क्वेश्चन नंबर 103 बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 104 बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम। 105 बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 5358 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 107 बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 108 बिहार में 1937 में संगठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। क्वेश्चन नंबर 109 पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत का पहला इनमें से कोई नहीं।
भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। एचपी आयोग ने इसका डी सही माना। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य कौन थे? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के 389 सदस्यों में एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन आदि बिहार के से शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा। बिहार विस्तार 24 डिग्री 25 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से जुड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बिहार राज्य में स्थित दो स्थल महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया, नालंदा महाविहार पुरातत्व सूची में शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। इनमें 32 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक श्रेणी में, 1 निश्चित श्रेणी में शामिल है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल में ही मुंबई का विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल इस विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित? बिहार में। यहाँ से मैथ आ जाता है, मैथ आ जाएगा, मैथ है तो मैथ देखेंगे उसमें, मैथ सेक्शन में। उसके बाद करेंट अफेयर्स आ जाता है। जय हिंद।